हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर। आज एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है इमरजेंसी एंड डिजास्टर। इमरजेंसी एंड डिजास्टर दो शब्द आपने पहले भी सुन रखे होंगे। हमारे हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है जो कि सबसे पहले होता है, सबसे घुसते ही होना चाहिए इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी वार्ड वो एक ऐसा वार्ड है जिसके अंदर सीरियस पेशेंट आते हैं। ऐसे पेशेंट जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं या फिर जिनकी कभी भी सडन जान जा सकती है। तो ऐसे पेशेंट वो आपातकालीन परिस्थिति में इमरजेंसी वार्ड के अंदर आते हैं। तो इस सिचुएशन को हम इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है वो है डिजास्टर। डिजास्टर का हिंदी में मतलब होता है आपदा। आपदाएं कई प्रकार की हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक का नाम है इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जब आप पर कोई आपातकालीन स्थिति आए या आप आपातकालीन स्थिति से घिरे हुए लोगों के ट्रीटमेंट जब करें, तो आपको किन किन हालातों से गुजरना पड़ सकता है या फिर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इमरजेंसी नर्सिंग क्या होता है। ऐसी नर्सिंग या ऐसी केयर जो कि पेशेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से गुजर रहा है, जिसकी ज़िंदगी या जिसकी जान वो बहुत जोखिम वाली कंडीशंस में है, और ऐसे पेशेंट को तुरंत उसका असेसमेंट करके और जो केयर आप प्रोवाइड करते हो वो इमरजेंसी नर्सिंग कहलाती है। सेकेंड टॉपिक इज़ द डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर नर्सिंग का मतलब होता है कि आपदा के दौरान या किसी ऐसी सिचुएशन जिसमें व्यक्ति की जान जा सकती है। डिजास्टर बहुत सारी आपदाएं जो होती है, उन आपदाओं में किसी ट्रेजिडी के कारण उस व्यक्ति के साथ में इंसिडेंट हो गया और वो व्यक्ति वो वहाँ पर उपस्थित संसाधन जितने भी हैं उन संसाधनों के साथ में मिलकर के ही उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो केयर दी जाती है, वो डिजास्टर नर्सिंग कहलाती है। तो ये इमरजेंसी और डिजास्टर होते हैं। दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में ये कह रहा है, इमरजेंसी वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड है। तो जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आएगा तो वहाँ पर आप किसी एक पेशेंट को ही देख रहे होंगे और एक पेशेंट को देखने के लिए कई सारे डॉक्टर, कई सारे नर्सेज आपके पास में अवेलेबल होंगे। तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहीं डिजास्टर का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो डिजास्टर वो एक ऐसा हालात है जिसमें कई लोगों का एक साथ में आपको इलाज करना पड़ सकता है और ये कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर आपको सही मात्रा में संसाधन अवेलेबल हों। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। ट्रेन का एक्सीडेंट किसी कोई ज़रूरी नहीं है शहर में ही हो, कोई मान लीजिए गांव में वहाँ पे हो गया है, वो बहुत सारे लोग हताहत हो गए हैं। अब वहाँ पर ना हॉस्पिटल है, दूर दूर तक ना कोई सुविधाएं हैं। तो ऐसी कंडीशंस के दौरान आपको बहुत सारे पेशेंट वहाँ पर देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ संसाधनों की भी कमी रहती है। तो यही पहला डिफरेंस हो गया इमरजेंसी और डिजास्टर में। सेकेंड कह रहा है इंडिविजुअल और फ्यू पेशेंट, मतलब वहाँ हो गया है। सेकेंड एडिक्वेट रिसोर्सेज। जब आप इमरजेंसी में या इमरजेंसी वार्ड में एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स जब आप किसी पेशेंट को केयर देंगे तो वहाँ पर आपके पास में सारे संसाधन अवेलेबल होंगे, संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। तो वहाँ पर एडिक्वेट रिसोर्सेज है। जबकि दूसरी तरफ डिजास्टर जैसे हालात में, कोई आपदा जैसे हालात में आपके पास में कोई ज़रूरी नहीं है कि संसाधन सही मात्रा में अवेलेबल हो। तीसरा इमरजेंसी वो हॉस्पिटल बेस्ड है। मतलब हॉस्पिटल में जब हालात पेशेंट आएगा आपके पास में इमरजेंसी में तो वो हॉस्पिटल बेस्ड इमरजेंसी होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो डिजास्टर है वहाँ पर आसपास में कोई हॉस्पिटल हो तो हो, नहीं भी हो, हॉस्पिटल पहुँचने में वक्त भी लग सकता है। तो वहाँ पर अवेलेबल जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी सहायता से ही उसका मैनेजमेंट किया जाना ज़रूरी समझें। लास्ट और जो सबसे लास्ट जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इमरजेंसी के दौरान कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स। लेकिन जब डिजास्टर जैसी आपदा आती है तो वहाँ पर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जाते जो हॉस्पिटल में फॉलो किए जाते हैं। उस आपदा के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार वहाँ के वो अलग ही प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इमरजेंसी एंड डिजास्टर।
नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द टाइप या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द डिजास्टर। डिजास्टर को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो डिजास्टर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज द नेचुरल डिजास्टर एंड सेकंड इज द मैन मेड डिजास्टर। प्राकृतिक आपदाएं जो है वो प्रकृति के माध्यम से जनरेट होती है, और प्राकृतिक आपदाएं जो है वो बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक, भूकंप का आना, फ्लड्स, बाढ़ का आना, साइक्लोन्स, चक्रवात का आना, सुनामी लहरों का आना, और सूखापन होना, और भूस्खलन लैंडस्लाइड्स जो है होना, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं हमारे नियंत्रण में नहीं है, और प्राकृतिक आपदाओं से जो है बहुत सारी हानि, जन हानि, माल हानि हर साल होती है। आपने खूब सुना होगा आज जो है इस समुद्र तट से जो है ये तूफ़ान, ये चक्रवात टकराने वाला है। उस शहर में जो है सुनामी लहरें देखने को मिली। जापान में जो है भूकंप के इतने जो है रिएक्टर पैमाने पर इतने जो है तीव्रता के झटके मापे गए, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये सारी जो है क्या है बच्चों, ये सारी की सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर। वहीं दूसरी जो प्रकार है डिजास्टर का वो आता है मैन मेड डिजास्टर, मतलब मानव के द्वारा जनरित किया गया, मानव के द्वारा बनाया गया या मानव की गलतियों के कारण हुआ आपदा, वो जो है मैन मेड डिजास्टर कहलाता है। फर्स्टली जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, मतलब कोई औद्योगिक, कोई फैक्ट्रियों में जो है आग लग गई, फैक्ट्रियों में जो है एक्सीडेंट हो गया। एग्जाम्पल के लिए आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा भोपाल गैस रिसाव कांड। भोपाल में जो है एक पर्टिकुलर गैस रिलीज, जहरीली गैस रिलीज होने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। तो वैसा ही जो है इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो मानव के द्वारा जनरित है, इसलिए इसे मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। दूसरी जो है फायर एक्सप्लोजन, कहीं जो है बड़े पैमाने पर आग का लग जाना। अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी, जयपुर अजमेर रोड पर जो है एक टैंकर ब्लास्ट हो गया एक्सीडेंट के कारण। तो बहुत दूर दूर तक जो है उसकी आग की लपटें गई। आसपास में जितने भी 1 किलोमीटर के दायरा में जो भी चीज़ थी वो जो है सारी की सारी जहाँ थी वहीं की वहीं जल करके ख़त्म हो गई। तो ये जो है मानव के द्वारा जनरेट की गई आपदाएं हैं। रोड, रेल, एयर एक्सीडेंट, लेटेस्ट में अभी जैसे प्लेन जो है क्रैश हो जाना, कई लोगों का, रेल जो है उसका एक्सीडेंट हो जाना, तो ये भी जो है मानव के द्वारा। केमिकल स्पिल्स हो जाना, कोई जहरीला केमिकल्स रिलीज लीक हो जाना, या फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट, युद्ध जो होते हैं तो युद्धों के दौरान जो ये आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं इनके कारण भी जो है आपदाएं आ सकती है। तो बच्चों डिजास्टर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज द नेचुरल डिजास्टर जिसे हम प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, और दूसरा जो है मैन मेड डिजास्टर जो मानव के द्वारा जनरेट किया गया है। दो प्रकार के होते हैं। एम्स ऑफ इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग, व्हाट इज़ द एम्स इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग का क्या एम्स है। तो पहला है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ को सेव रखना, सेव मैक्सिमम लाइफ्स। मोर्टेलिटी, मृत्यु दर को जो है वो घटाना, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग जो है एक्सीडेंट में और इन ऐसी चीज़ों में, आपदाओं में मारे जाते हैं। उस चीज़ को जो है, उस काउंटिंग को जो है कम करना। पेशेंट को जो है इफ़ेक्टिव केयर प्रदान करना, और इन आपदाओं के कारण जो पेशेंटों के अंदर कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को कम करना। साथ ही साथ उसकी हेल्थ को आपदा से पहले जिसका जैसा उसका स्वास्थ्य था वैसा ही उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाने का प्रयास करना, उसे नॉर्मल लाइफ प्रदान करना, ये उसका जो है उद्देश्य है। और लास्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। किसी भी व्यक्ति के साथ में जब कोई ट्रेजेडिटी हो जाती है, कोई आपदा का वो शिकार हो जाता है, या फिर कई ऐसी आपदाएं जिसमें जो है वो अपना हाथ पैर या कोई ऑर्गन वगैरह खो देता है, अपनों को खो देता है, तो ऐसी आपदा से जो है व्यक्ति जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसे जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट का भी जो है ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक नर्स का। व्हाट इज़ द फेजेज या हाउ मैनी फेजेज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट की कितनी फेज हैं। पहली फेज आती है मिटिगेशन फेज। मिटिगेशन फेज में जो है अपन क्या कर रहे हैं कि डिजास्टर से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं, और उस आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम मिटिगेशन फेज। मिटिगेशन फेज जो है, और बहुत सारी आजकल आपने देखा होगा मौसम विभाग भी जो है जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उससे 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले ही ये अनुमान लगा लेता है कि आज यहाँ पर जो है सुनामी लहरें देखने को मिल सकती हैं, चक्रवात देखने को मिल सकता है। भूकंप का जो है रिएक्टर वो जो है माप लेता है। हमारे यहाँ कई कई जगह पे ऐसे भी यंत्र अवेलेबल है कि वो पहले पता लगा लेते हैं।
जापान जो है वो एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा भूकंप जो है आता है। तो यहाँ मिटिगेशन फेज़ के दौरान जो है अपन नुकसान को कम से कम कर सकें, रिस्क को असेसमेंट करेंगे कि कहाँ पर खतरा है। डिजास्टर से पहले हम प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से जो है बचा जा सकता है, और पब्लिक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे कि भाई आप अगर समुद्री तट पर रहते हैं तो समुद्री तट पर जो है नाव जो है चलाने, मछलियाँ पकड़ने आप नहीं जाएं, क्योंकि इस दिन जो है चक्रवात, सुनामी लहरें वहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसमें जो है जान का जोखिम है, माल का भी जोखिम है। पब्लिक को अवेयर करेंगे आप। हॉस्पिटल जो है वो मतलब सेफ़ हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन करेंगे आप। मतलब आसपास में जब ऐसे हालात हों तो हॉस्पिटलों में अलर्टनेस बढ़ा देंगे आप, सुविधाएं बढ़ा देंगे आप, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को जो है सही सुरक्षित रखा जा सके। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, चाहे डॉक्टर हुए, चाहे नर्सेज हुए, चाहे और कोई हुए, फार्मासिस्ट वगैरह हुए, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को आप ट्रेनिंग एक डिजास्टर के हिसाब से ही प्रोवाइड करेंगे कि उस आपदा के दौरान वो किस प्रकार से उस दौरान अपनी जो है काबिलियत का इस्तेमाल करें। एज ए नर्स आपका क्या रोल बन जाता है, डिजास्टर की प्लानिंग में आप हेल्प करें, कम्युनिटी के लोगों को गाइड करें और ऐसी पॉपुलेशन को पहचानें जो उस दौरान ज़्यादा सबसे शिकार होने वाली है किसी आपदा की। पहली फेज़ थी मिटिगेशन। सेकंड फेज़ आती है प्रिपेयर्डनेस। तैयारियां क्या क्या करनी है, तैयारियां बता देती है कि आप जो है उस आपदा से पहले कितने अलर्ट हैं, कितने तैयार हैं। तो रेडीनेस एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। डिजास्टर से जैसे ड्रिल करना, जैसे एग्जांपल के लिए अभी कुछ दिनों पहले भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध देखने को मिला, तो उससे पहले जो है कई सारी चीज़ें ड्रिल की गई। वैसे ही जो है आपदा के आने से पहले भी आपदा प्रबंधन जो टीम होती है उसे ड्रिल करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों की जान जा सकती है, तो उस दौरान आप कैसे इमीडिएट जो है वो करेंगे। इसलिए डिजास्टर से संबंधित ड्रिल करके देखें। इमरजेंसी किट्स अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इमरजेंसी किट्स जो है वो रेडी रखनी है लोगों की जान बचाने के लिए। कम्युनिकेशन प्लान, बाढ़ जैसे हालात में लाइटें चली जाती है, मोबाइल के टावर गिर जाते हैं, नेटवर्क नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप जो है कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे, ये भी आपका प्लान का एक हिस्सा होना चाहिए। स्टॉकिंग सप्लाईज़, कभी कभार दवाइयों की कमी आ जाती है क्योंकि आपके पास में 50 पेशेंट का ट्रीटमेंट है, आगे जो है 100 लोग घायल हो गए, क्या करेंगे आप ऐसे हालात में। तो स्टॉकिंग की सप्लाईज़ पर ध्यान रखनी चाहिए, दवाइयों की, खाने पीने की, ऐसी चीज़ों की कमी नहीं आए। ये जो है एक प्लानिंग का, ये तैयारी का, प्रिपेयर्डनेस फेज़ का हिस्सा हो सकता है। एज ए नर्स आपका क्या रोल बनता है वहाँ पर, अटेंड मॉक ड्रिल। जब भी मॉक ड्रिल किया जा रहा हो तो उस दौरान जो है आपको वहाँ पर रहना चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझ सकें। लर्न ट्राइज सिस्टम, जो सिस्टम है सीखने लायक, उस सिस्टम से आपको सीखना चाहिए कि पहले क्या गलतियाँ करी थी, आगे ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मेंटेन इमरजेंसी इक्विपमेंट, इमरजेंसी के दौरान जो भी इक्विपमेंट आपके इस्तेमाल आने वाले हैं उनको आप तैयार रखें, मेंटेन करके रखें, ऐसा नहीं हो ज़रूरत पड़ने पर चले ही नहीं। प्रिपेयर डिजास्टर किट, इमरजेंसी के दौरान काम आने वाली किट को जो है तैयार करें। थर्ड फेज़ आता है रेस्पॉन्स फेज़। डिजास्टर मैनेजमेंट का तीसरा फेज़ रेस्पॉन्स फेज़ है। रेस्पॉन्स फेज़ के दौरान हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब डिजास्टर आकर के चला गया तो उसके बाद में जो है हमें क्या करना चाहिए। उसके दौरान जो है रैपिड असेसमेंट होना चाहिए, कितने लोगों के साथ में ट्रेजिडिटी हुई है उसको जो है आकलन जल्दी से करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा सीरियस है उन्हें जो है इमरजेंसी केयर के लिए तुरंत जो है लेकर के जाना चाहिए। जिनको फ़र्स्ट एड की आवश्यकता है उन्हें फ़र्स्ट एड प्रदान करना चाहिए। इन्फेक्शन जहाँ पर फैल रहा हो तो इन्फेक्शन कंट्रोल करना भी हमारी एक इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है फर्स्ट एड दे करके साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको देना चाहिए कि कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम आ गए हैं, आपको बचा लेंगे और सब सही हो जाएगा। कुछ फेजेस जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की वो इन कलर्स के आधार पर मापी जाती है। कलर्स के आधार पर कैसे, कि बहुत सारे पेशेंटों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में जब कोई ट्रेजिडिटी होती है, जब किसी आपदा का, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हुई चाहे वो मैन मेड आपदा हुई, उसमें एक दो लोग हताहत नहीं होते, उसमें सैकड़ों लोग हताहत होते हैं, कई सारे लोगों की जान चली जाती है, कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। तो ऐसे हालात के दौरान जो है हमें इमीडिएट जो है उसका मैनेजमेंट करने का एक तरीका होता है। जो व्यक्ति आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सीरियस है उसे हम रेड कलर से जो है उसके ऊपर लगा देते हैं या रेड कलर से उसे नॉमिनेट करते हैं।
मतलब रेड कलर का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसे तुरंत हॉस्पिटल की आवश्यकता है और उसकी जान भी जा सकती है, उसे हम सबसे पहले देखें। दूसरे कलर कोड में अपन येलो देते हैं। येलो में अपन ये कह सकते हैं कि अगर रेड के बाद में किसी को देखा जाएगा तो येलो वाले को देखा जाएगा। ये भी बहुत सीरियस है, लेकिन अभी तुरंत इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा हम डिले कर सकते हैं, उसे हम येलो में रखेंगे। ग्रीन वाले में आप उसे थोड़ी बहुत चोट लगी है, थोड़ा बहुत वुंड उसके हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को अपन ग्रीन में रखेंगे। उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, माइनर प्रॉब्लम है उसे। ब्लैक वाला रंग जो है उसके लिए है जो उस आपदा के दौरान, उस ट्रेजिडिटी के दौरान डेड हो चुका है, तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है, तो उसे हम ब्लैक जो है कलर से जो है प्रदर्शित करें। ये कलर कोड जो है बच्चों आपको उस दौरान जो है बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप जो है फालतू में ज़्यादा टाइम किसी और पर वेस्ट करने की बजाय ऐसे लोगों पे वेस्ट करेंगे जिनको बचाना बेहद आवश्यक है और जिनकी जान जो है अभी, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बचाना चाहते हैं तो कलर कोड का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा लोगों को आप अटेंड कर पाएंगे। फेजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में चौथी जो लास्ट फेज आती है वो रिकवरी फेज आती है। रिकवरी फेज में क्या करेंगे कि अपन जो है, जो व्यक्ति इस हादसे से गुजरे हैं उनको वापस जो है पहले जैसे हालातों में लाने के लिए उनकी मेंटल हेल्थ केयर करेंगे। वापस उनके जिनके घर टूट गए हैं, जिनका और संसाधन वगैरह वो करे चले गए हैं, बह गए हैं, तो उनको वापस जो है कम्युनिटी में रीबिल्डिंग करने का, उनके मकान वगैरह फिर से बनाने का, ऐसा जो है रिकवरी फेज़ के दौरान किया जाएगा। कितना इस डिजास्टर के कारण जो है कितने लोगों ने क्या क्या खोया, उसका एवल्यूशन करना भी जो है रिकवरी फेज में आएगा। एज ए नर्स आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रिहेबिलिटेशन केयर प्रदान करना, कितने लोगों के साथ में क्या क्या हुआ, किस किस व्यक्ति पे क्या क्या गुजरी, उनकी काउंसलिंग करना, और जिस व्यक्ति को जिस केयर की आवश्यकता है उसे वो केयर प्रदान करना, और हेल्थ एजुकेशन जिसको ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से जो है उसको स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन इमरजेंसी डिजास्टर में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एज ए नर्स आपका क्या रोल रहता है। तो पहला रोल आपका क्लिनिकल रोल है। क्लिनिकल रोल में आप क्या करेंगे, जब भी जहाँ भी आपदा आए, जब पेशेंटों के साथ में ट्रेजिडिटी हो, कोई सीरियस इंसिडेंस हो, तो वहाँ पर आपकी सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप ABC देखें। एयरवे उसके सांस लेने का रास्ता, ब्रीथिंग उसके सांस लेने का तरीका, सर्कुलेशन उसकी बॉडी से कहीं ब्लड वगैरह तो नहीं बह रहा है। ABC एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन सबसे पहले ऑब्जर्व करें, कहीं उसको सांस लेने में समस्या तो नहीं हो रही, सांस की नली में कुछ फंसा तो नहीं है, क्योंकि और हम चीज़ें बाद में कर लेंगे, लेकिन ये सबसे पहले। अगर उसको कोई चोट लगी है, कोई घाव है जहाँ पर ब्लड बह रहा है, तो उस वुंड की केयर करना जो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई आर्टरी वेन डैमेज हो गई है एक्सीडेंट के दौरान, तो वहाँ पर उस ब्लड को जो है बहने से रोकना, कंट्रोल द ब्लीडिंग भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो एज ए क्लिनिकल पर्सन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पेशेंट को जो है IV फ्लूइड वगैरह दिया जाए, और वो पेशेंट जो है शॉक की कंडीशन में नहीं जाए, उस शॉक का मैनेजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। अगर व्यक्ति आपको रेस्पॉन्सिव नहीं दिख रहा है, सांस वगैरह नहीं चल रही है, तो तुरंत जो है CPR उसे दें, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो कि मैं आपको पहले के लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। वो जो है उसको इमीडिएट CPR जो है देने की आवश्यकता है, ताकि हम पेशेंट की जान को फिर से बचा सकें। एज एडमिनिस्ट्रेटिव आपका क्या रोल बनता है कि वहाँ पर जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज के आधार पर ही उसका जो है मैनेजमेंट करें। डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बार बार घूम घूम करके देखेंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। किस व्यक्ति को आपने देख लिया, किसको क्या समस्या है, सही डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही करेक्ट डाटा आप इकट्ठा कर सकें। जो भी टीम वहाँ पर आपके साथ में मिल कर के काम कर रही है, एज ए टीम साथ में आप काम करें, और उन लोगों से बेहतर कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या हो गया है, कितने लोगों को क्या साथ में क्या हुआ है, किन लोगों की क्या स्थिति है, ये रिपोर्टिंग करना भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर जिम्मेदारी बनती है। एजुकेटर रोल, आप जो है टीच फर्स्ट एड के बारे में देखो। आप अकेले व्यक्ति हैं, 100 लोग वहाँ जो है घायल हुए हैं, आप हर किसी को वो नहीं कर सकते, हर किसी को फर्स्ट एड नहीं दे सकते, लेकिन इसके बारे में गाइड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करेंगे, तो जो सही होंगे वो घायल व्यक्तियों की वहाँ जो है हेल्प करेंगे।
डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आपदा के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, कम्युनिटी को अवेयर करना चाहिए, ये एजुकेटर रोल हमारा बनता है उसमें। साइकोलॉजिकल केयर, मानसिक जो है एक प्रकार मन से टूटा हुआ व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उस व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन के दौरान जब उसके साथ में ट्रेजेडिटी हो गई है, उसके साथ में कोई घटना हो गई है, आपदा का वो शिकार हो गया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके डर को कम किया जाए, उसकी एंजाइटी को कम किया जाए, उस व्यक्ति को मोटिवेट किया जाए कि कुछ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सपोर्ट करें विक्टिम्स को और उसकी फैमिली को आप सपोर्ट करें और आइडेंटिफाई करें किसे पहले जो है अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता है। इमरजेंसी नर्सिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, उसमें पहला आता है रैपिड असिस्मेंट, सबसे जल्दी और तेज़ी से। इमरजेंसी के दौरान आपको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो सीरियस नहीं हो, जो डल हो, जो एक्टिव नहीं हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। इमरजेंसी जो है आपातकालीन स्थिति है और आपातकालीन स्थिति में आपको बहुत जल्दी इमीडिएट विद इन सेकेंड विद इन मिनट डिसीजन लेना पड़ता है, तब जा कर के पेशेंटों की जान बच सकती है। तो आपको बहुत जल्दी से असेसमेंट करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले उस पेशेंट को क्या देने की आवश्यकता है, तुरंत डिसीजन लेना है, टीम को साथ में लेकर के काम करना है, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करना है और इन्फेक्शन से उस पेशेंट को बचाना है। एथिकल डिसीजन मेकिंग भी जो है आपको करनी है। डिजास्टर नर्सिंग की किट होती है, आपदा के दौरान एक किट होती है, उस किट का जो है उस किट के अंदर कई सारी चीज़ें जो है फर्स्ट एड सप्लाईज होनी चाहिए, आईवी फ्लूइड होना चाहिए, गिनी चुनी दवाइयाँ मेडिकेशंस होनी चाहिए, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको खुद को बचाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, फ्लैश लाइट, अंधेरा हो सकता है, लाइटें हो नहीं हो वहाँ पर, तो फ्लैश लाइट का जो है संसाधन आपकी डिजास्टर किट के अंदर होना चाहिए। कम्युनिकेशन टूल्स जिनसे आप जो है एक दूसरे से संपर्क कर सकें, दूर जो है कोई सूचना दे सकें, ट्रेज टैग्स होने चाहिए जिससे आपको पता लग सकें कि कौन व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा है, कौन किस पेशेंट, कौन सा पेशेंट किस बीमारी का शिकार है, कैसा कुछ एथिकल इश्यूज़ होते हैं डिजास्टर नर्सिंग में जिनका भी आपको ख्याल रखना है। एथिकल इश्यूज़ में जो है आप जो है ये हैं कि वहाँ पर अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज में ही जो है आप पेशेंटों का मैनेजमेंट करने का सोचें, क्योंकि संसाधन वहाँ पहुँचाना संभव नहीं है या आने में टाइम लग सकता है। एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, आपका जो है मतलब डिसीजन जो है वो किसी व्यक्ति का जो है ज़िंदगी का आखिरी डिसीजन हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके निर्णय लें। कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई बात अगर आपको आपदा के दौरान अगर पता लगती है तो उसे जो है ज़्यादा लोगों तक फैलाएं नहीं जिसमें डर का माहौल बने, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना ज़रूरी है और प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपकी बनती ही है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर नर्सिंग क्या है, सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल रेट है उसको इंक्रीज़ करना और जो ऑर्गेनाइज जो केयर प्रदान कर रहे हैं वहाँ पर उनसे जो है इंश्योर करना और हेल्थ केयर सिस्टम को जो है और स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, ये इमरजेंसी के दौरान जो है एज ए नर्स आपको अच्छी सेवाएं देना, ये आपके जो है कुछ इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ पर। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, इमरजेंसी और डिजास्टर नर्सिंग जो है वो एक प्रकार की क्रिटिकल स्पेशलिटी मान सकते हैं आप। इसमें जो है आपको तुरंत तुरंत प्रभाव से विद इन सेकेंड विद इन मिनट आपको क्विक डिसीजन लेना होता है और क्लिनिकल स्किल्स जो है उनका अप्लाई करना होता है, लोगों को साथ में लेकर के लीडरशिप वाला काम करना होता है और कंपनसेशन जो भी संसाधन आपके पास में अवेलेबल है कम संसाधनों में ही अच्छा प्रभाव से काम करने का जो है आपको आना चाहिए। यहाँ पर जो है नर्स जो है इस डिजास्टर के दौरान, आपदा के दौरान, इमरजेंसी के दौरान एक वाइटल रोल निभाती है जिससे कई सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचती है। वहाँ पर जिन लोगों के साथ में कैजुअलिटीज़ हुई है उसको वो मैनेज करती है और लोगों कम्युनिटी में उपस्थित लोगों को साथ में लेकर के और उस वहाँ पर आई हुई आपदा में जो है कई सारे लोगों को वो डील करती है, साथ में लेकर के चलती है। जब भी कोई आपदा आती है तो कई सारी चीज़ें हो सकती है, उसमें से पहली चीज़ आती है पॉलीट्रॉमा, मतलब आप नहीं जानते आपदा किस प्रकार की है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, गिर जाना, ब्लास्ट हो जाना, ऐसी जब आपदाएं आती है तो उस दौरान व्यक्ति को एक जगह चोट नहीं लगती है, उसको कई जगह चोटें आती हैं, मल्टीपल बॉडी के सिस्टम्स काम करना बंद हो जाते हैं, तब जा कर के वो उसकी कंडीशन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग जैसी हो जाती है, जान जाने जैसी संभावना हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीट्रोमा। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा और ट्रोमा मतलब चोट, जगह जगह पर अलग अलग चोट।
पॉलीट्रोमा का कॉमन कारण क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाना, सड़क दुर्घटनाओं में कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और जब सड़क दुर्घटनाएं होती है तो किसी एक जगह पे चोट नहीं लगती, कई जगहों पे चोटें लगती हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं, उद्योगों में जब एक्सीडेंट हो जाता है तब भी कई सारे वर्कर्स बेचारे, उनको कई जगहों पे चोट लगती है। ऊंचाइयों से गिर जाना, ये काम जो करने वाले हैं, बिल्डिंगें बनाने वाले हैं, ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे काम कर रहे हैं बेचारे, गलती से अगर गिर जाते हैं तो कई जगहों पे चोट लगती है। वायलेंस, ऐसी सिचुएशंस हो जाने के कारण भी कई जगहों पर कई लोगों को चोटें लगती हैं। तो यहाँ पर ये पॉलीट्रोमा मतलब कई जगहों पर चोट। जब भी आपके पास में ऐसा पेशेंट आए जिसे जब कई जगहों पर चोट लगी, तो हमारी जो है सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि उसका इनिशियल असेसमेंट करें, बहुत जल्दी से उसका असेसमेंट करें, और उसमें हम ABCDE देखें। ए से मतलब उसका एयरवे देखें, उसकी सर्वाइकल स्पाइन को बचाने का कोशिश करें, ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, उसका श्वास लेने का रास्ता सही है, ब्रीथिंग पैटर्न सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सर्कुलेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर कहीं से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। डिसेबिलिटी मतलब उसको न्यूरोलॉजिकल से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिल रही है तो उसे आप जल्दी से जो है असिस्ट करें। और एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल, वहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट कंट्रोल है जिसके वो कांटेक्ट में आया है, उससे जो है उसे दूर लाने का प्रयास करें। पॉलीट्रोमा के दौरान जो है आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगा? आप उस पेशेंट का एयरवे क्लियर करके और उसे ऑक्सीजनेशन पे लेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। उसके शरीर से जो ब्लीडिंग हो रही है उस कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। IV फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी व्यवस्थाएं करेंगे। जहाँ से व्यक्ति का फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाएंगे, वरना उसके दर्द होगा, और जो दर्द हो रहा है उसके मैनेजमेंट के लिए उसे दर्द निवारक औषधियाँ देने का प्रयास करेंगे। नर्सिंग केयर की अगर हम बात करें तो वाइटल साइंस लेना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वुंड केयर करना, घाव की जो है केयर करना, प्रिवेंट शॉक, उस व्यक्ति को शॉक में जाने से बचाना, और उसके शरीर में एसेप्सिस से जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन फैलने की संभावना उसको कम करना, और उस व्यक्ति को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना आपकी जिम्मेदारी है। जब किसी को पॉलीट्रोमा होगा तो फर्स्ट एड देना भी जो है आपकी जिम्मेदारी है। रीअश्योर करें पेशेंट वही है जिसे ज़रूरत है। इमोबिलाइज लिम्ब, उसके हाथ पैरों को ज़्यादा हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करें, हो सकता है फ्रैक्चर भी हो सकता है। डो नॉट कट और सक, ऐसी जो है उसमें कुछ नहीं करें। ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको जो है तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करें। ट्रीटमेंट, जो भी आपको ज़रूरत पड़ रही है उस दौरान आपको लगता है वो ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए। मान लीजिए बाढ़ के दौरान बहुत सारे सांप निकल गए, सांप ने अगर उसे खा लिया तो एंटी स्नेक विनोम तुरंत दें, वरना कोबरे के काटने के बाद में इंसान बचता नहीं है। जो भी सपोर्टिव केयर है उसे प्रदान करने का प्रयास करें। पहला था इसमें पॉलीट्रोमा। दूसरा जो है पॉइजनिंग भी देखने को मिल सकता है। पॉइजनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द पॉइजनिंग? पॉइजनिंग मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर इनहेल कर जाना। जैसे आप हो सकता है जहरीला कुछ खा गए, गंदा कंटामिनेटेड कुछ खा गए, या फिर कोई जहरीला तत्व जो है आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ गया, या आप निगल गए, या आप सूंघ गए, तो ऐसे जो है उस केस को हम बोलते हैं पॉइजनिंग वाला केस। जहर के कारण जो है उस व्यक्ति का शरीर अफेक्ट होना। इसके कॉमन टाइप्स क्या हैं? ड्रग पॉइजनिंग हो सकती है, मतलब कोई व्यक्ति गलत सलत दवा ले लिया तो पॉइजनिंग हो सकती है। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ गलत फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत चला गया। केमिकल पॉइजनिंग, किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ गया। जहरीली शराब अगर पी ली तो वो भी जो है अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाएगा। पॉइजनिंग के साइन क्या हैं? नोजिया और वोमिटिंग उसको देखने को मिल सकता है, उसके पेट में दर्द देखने को मिल सकता है। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे उसका जो होश है वो चला जाएगा, बेहोश की तरफ व्यक्ति चला जाएगा, मूर्छित अवस्था की तरफ चला जाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, कन्वल्जन, उसे दौरे वगैरह आ सकते हैं। ये जो है पॉइजनिंग के कारण सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करना है? वही इमरजेंसी मैनेजमेंट है। सबसे पहले उसका ABC देखना है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। जिसके कारण उसे जहर लगा है, मान लीजिए कोई केमिकल के कांटेक्ट में जहर है, या फिर उसने कुछ खाया है, या फिर उसके जो है जो भी जहरीला तत्व है उसके कांटेक्ट में आया, उसे जल्दी से आप हटाएं। गैस्ट्रिक लवाज कराएं, उसके स्टोमक को धोएं, उसे उल्टियाँ करवाएं। एक्टिवेट चारकोल उसको दें, जिससे जो है वो एब्जॉर्ब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा जो है जहरीले तत्व को। और जो भी जहर उसकी बॉडी में पहुंचा उसका एंटीडोट दें, ताकि वो जो है क्या हो, उससे जो है वो पेशेंट मतलब बच सकें। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो भी उसको आवश्यकता है वो उसे देने का प्रयास करें। एज ए नर्स आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वाइटल साइंस ऑब्जर्व करें, कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाने का प्रयास करें, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट देखें, और इमोशनल सपोर्ट की जब उसे आवश्यकता हो तो वो भी उसे दें आप, और हेल्थ एजुकेशन दें। तो
आज जो है बच्चों अपन ने डिस्कस किया कि इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। इमरजेंसी के दौरान और डिजास्टर के दौरान, आपदा के दौरान जो है किस प्रकार से मैनेजमेंट आपको करना चाहिए एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर वर्कर। ये आज अपन ने पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई आपको जो है आगे जो टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में हमें बताएं। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।